प्रोग्राम फोरसाइट के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे अमरीकी सदर के उस बयान के हवाले से जिसके बाद पाकिस्तान में खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से मुताल्लिक़ खदशात का इजहार करते हुए पाकिस्तान को एक ख़तरनाक मुल्क करार दिया है जब दोनों ममालिक की जानिब से बाहमी ताल्लुकात में बेहतरी लाने की कोशिशें की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के मौके पर अमरीकी सदर बाइडन के साथ मुख्तसर मुलाकात और फिर जारी होने वाली जो तस्वीर थी उससे हुकूमती हलकों की तरफ से ये तासुर देने की कोशिश की गई कि पाक अमरीका ताल्लुकात साबिक़ दौरे हुकूमत में बेहतर नहीं थे और अब बेहतरी की जानिब गामजन हो रहे हैं। इसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी दौरे अमरीका के मौके पर वहाँ होने वाली मुलाकातों से यही पैगाम देते रहे और इस तासुर को मज़ीद तक़वियत देते हुए नज़र आए। जनाब आर्मी चीफ साहब जनरल बाजवा साहब भी इस तासुर को मज़ीद तक़वियत देते हुए नज़र आए कि अमरीका का जो पाकिस्तान के साथ मामला है या जो ताल्लुकात हैं दोनों ममालिक के दरमियान वो खासे बेहतर होने जा रहे हैं। तो जो अमरीकी मुशीर कौमी सलामती समेत पेंटागन में आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं उससे भी इस तासुर को मज़ीद तक़वियत मिली। अब इस सूरत हाल में अमरीकी कांग्रेशनल कैंपेन कमेटी में दिए गए अमरीकी सदर के इस बयान ने खासी हलचल मचा दी है। पाकिस्तान की जानिब से इसका रद्द-ए-अमल तो सामने आया है और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी अपने अपने बयानात दिए हैं, जबकि अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा बुलाकर पाकिस्तान की जानिब से डिमार्श भी किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से जो मरासला ज़ाहिर किया गया है उसमें खासी मायूसी और तशवीश का इजहार किया गया है और पाकिस्तान से मुताल्लिक़ बयान पर वजाहत देते हुए वाइट हाउस ने जो उनके तर्जुमान हैं जनाब जो बाइडन साहब के उनकी जानिब से ये खासे इस बारे में वजाहत दी गई है उनकी प्रेस सेक्रेटरी की जानिब से कि जो कुछ कहा है जो बाइडन ने उसमें ऐसा कोई मुतालबा नहीं है या उसमें ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है जो बाइडन की तरफ से कही गई है, बल्कि एक ही रूटीन का स्टेटमेंट है और उनके मुताबिक तर्जुमान वाइट हाउस के मुताबिक अमरीकी सदर एक महफूज और खुशहाल पाकिस्तान चाहते हैं जो अमरीकी मफादात के लिए अहम है। अब हम इसी पर हम कुछ बातचीत करेंगे कि क्यों कर ऐसा बयान देने की ज़रूरत पेश की गई जो बाइडन की तरफ से, और साथ साथ हम कुछ बातचीत करेंगे पाकिस्तान में डॉलर के कम होते हुए जो उसकी कीमतें हैं उस हवाले से कि जो डॉलर सस्ता हो रहा है और इसमें इस्तेहकाम नज़र आ रहा है पाकिस्तानी करेंसी में। उसकी एक बड़ी वजह नौमुंतखब जो उनके नए वज़ीर ख़जाना हैं इसहाक़ डार साहब उनको करार दिया जा रहा है। तो क्या वाकई इसहाक़ डार की वापसी की वजह से डॉलर की कीमत कम हुई है और जो पाकिस्तान के माशी इशारे हैं वो कुछ मस्बत होते हुए नज़र आ रहे हैं? इन दोनों मौज़ूआत को अपने आज के इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के जो एटमी असासे हैं, जो पाकिस्तान की एटमी क़ुव्वत है, इस हवाले से दिए गए बयान पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया सफ़ी साहब आपने वक्त दिया सर प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए कि एक ऐसे वक्त में ये कहा जा रहा है कि जब अमरीका खुद चाहता है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आ जाए, तो क्यों कर अमरीकी सदर जो बाइडन की तरफ से ऐसा बयान दिया गया जिससे न सिर्फ ये कि पाकिस्तान की तरफ से खासे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है बल्कि उसको ये भी समझा जा रहा है कि ये जो बाइडन का अपना बयान नहीं बल्कि किसी की एमा पर दिया गया है? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त जो हालात इंटरनेशनल और नेशनल जो डेवलप हो रहे हैं उसमें बड़ा वाज़े ये चीज़ सामने आ रही है कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस रीजन में बतौर ख़ास एक थ्रेट महसूस किया उन्होंने इसको, जिसके नतीजे में उन्होंने पाकिस्तान में ये रिचेंज ऑपरेशन स्पॉन्सर किया, क्योंकि तमाम तर जो काविशें हैं और तमाम तर उनके जो इंडिकेटर्स आ रहे हैं उनकी तरफ से वेरी इन फॉर्म ऑफ वेरियस स्टेटमेंट्स और एक्शंस, वो इस चीज़ का मजहर है कि उनको तशवीश है पाकिस्तान की उनके जो दूरियां हो रही हैं पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, वो उस चीज़ से काफ़ी परेशान है। और ख़ास तौर पर इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि पाकिस्तान की रिलेशनशिप विद चाइना और रशिया पिछले दौर में जो इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे थे और बहुत मजबूत, तो उनके लिए ये चीज़ बहुत ही बाइस फ़िक्र थी, इसलिए उन्होंने ये रजीम चेंज ऑपरेशन यहाँ करवाया पाकिस्तान में। इसमें अब कहना कि ये हुआ कि नहीं हुआ, हम अब काफ़ी पानी गुजर चुका है पुल के नीचे से और हम इस चीज़ को बिल्कुल अब
दोबारा कोई डिबेट नहीं कर सकते। इसमें अब कोई शक शुबा बाकी नहीं है कि ये तमाम तर जो हालात पाकिस्तान में पैदा हुए हैं ये उसी के नतीजे में आए हैं सामने। तो अब उस चीज़ को कंसोलिडेट करना है। उस चीज़ को जब तक कंसोलिडेट नहीं करेंगे तो अमेरिकन जो हैं वो अपनी जो रजीम चेंज ऑपरेशन को अगर फेलियर की तरफ ज़्यादा देखते हैं तो उसकी वजह से फिर वो वेरियस अपने हरबे इस्तेमाल करेंगे ताकि आपको वो प्रेशराइज करें, आपको पर वो इस किस्म के इल्ज़ामात लगाएं जिसकी बिना पर आप मजबूर हो जाएं उनकी तरफ मायल होने के लिए। अच्छा, ये बताइएगा सफ़ी साहब कि एक बड़ी वजह इसको समझा जा रहा है जो पाकिस्तान में इस वक्त हम सियासी अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल देख रहे हैं, बिलखुसूस साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तब्दीली के बाद जो मौजूदा हुकूमत है वो ख़ासी परेशान कुन साबित हो रही है अपोजिशन के लिए, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उनकी जानिब से भरपूर एहतजाज का सिलसिला उस वक्त से जारी है जब इमरान ख़ान वज़ीर आज़म की सीट से बर्खास्त हुए थे या वो उनको तब्दील कर दिया गया था। तो ये जो अदम इस्तेहकाम नज़र आ रहा है या ये जो हम देख रहे हैं कि इत्तेहाद नज़र नहीं आ रहा है दीगर ममालिक को पाकिस्तान के सियासी माहौल में, क्या एक ये बड़ी वजह है इसकी कि जिसको कहा जा रहा है कि इस वजह से दीगर ममालिक इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं कि चूंकि पाकिस्तान में इस वक्त इत्तेहाद नहीं है लिहाजा इनके एटमी असासे भी महफूज नहीं है और कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है? जी बिल्कुल, बहुत वैलिड क्वेश्चन है और आई थिंक इसका जवाब जो है वो किसी हद तक उन्हीं की जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि जब आपने 12 जमातें 13 जमातें जो एक दूसरे से मुखातिबत और सलाम दुआ भी नहीं करती उनको इकट्ठा करके और आपने उनको हुकूमत सौंप दी है और जिस नज़रिए के तहत ये लोग काम कर रहे हैं उसमें भी कोई सिंसेरिटी और कोई ऑब्जेक्टिविटी नज़र नहीं आती। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो बिल्कुल वाज़ेह है, इसमें तो कोई शक नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे ज़रूरत इस बात की है कि आपके लिए आपके मकासद एक हों और आपका जो क़िबला है या जो ऑब्जेक्टिव है जो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो बड़ा वाज़ेह हो। तो एट द मोमेंट 12 पार्टीज जो बैठी हुई हैं उन सबका अपना अपना नज़रिया है, अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसकी वजह से वो साथ बैठी हुई हैं। इसलिए ये बिल्कुल ही सही बात है कि अनस्टेबिलिटी है। नाउ जहाँ तक कि बाइडेन का सवाल है, उन्होंने ये स्टेटमेंट इस टाइम पर क्यों दिया वो उसके भी बड़े खदोखाल बड़े वाज़ेह है। वो इसलिए कि वो ये जानते हैं कि ये जिसका मैंने जिक्र किया कि पार्टीज जो हैं ये एक दूसरे से मिलना भी गवारा नहीं करती, तो इकट्ठा बैठी हुई है। तो एक खदशा एक जहन में खलफिशार उनके कायम है कि हाँ ये वो चीज़ डिलीवर नहीं कर पाएंगे जिसके लिए उनको साथ लाया गया था। नंबर एक, तो जब ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर मुल्क में कायम है या हो रही है तो उसको उन्होंने एक रीज़न बना के न्यूक्लियर एसेट की तरफ इशारा किया कि भाई इस पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से ये पॉसिबिलिटी है कि न्यूक्लियर एसेट जो है वो सेफ नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये उनका एक वार है, ये इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके तहत पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जाए और उनके जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स हैं, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए समीन। और जब से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू किया था उस वक्त से लेके आज तक उनके लिए ये एक बायस तशवीश है, एक लम्हे फिक्रिया है और उसको किसी भी सूरत में हजम नहीं कर सकते और टॉलरेट नहीं कर सकते। तो जब से ये बनना शुरू हुआ और लेके आज तक वेरियस मरहल पर आपको याद होगा उन्होंने हर बार इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान ये कैपेबिलिटी हासिल ना कर सके, लेकिन जब ये हो गई है तो उसके बाद से अब भी उनके जहनों पर वो चीज़ तारी है और वो उनकी कोशिश इस चीज़ पर है कि किसी तरीके से पाकिस्तान को डीन्यूक्लियराइज किया जाए। तो ये अफगानिस्तान में जो उनका, मेरा कहना ये है, मैं लिखता भी रहा हूँ पहले और बात भी करता हूँ वेरियस प्रोग्राम्स में कि अफगानिस्तान वाज ओनली अ स्टेपिंग स्टोन। अफगानिस्तान टारगेट नहीं था, पाकिस्तान टारगेट है और पहले भी था और अभी भी है और उस वक्त तक टारगेट रहेगा जब तक पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है। तो ये चीज़ें हमारे जो पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप है उनको सोचना चाहिए और इसके मुताबिक इस थ्रेट को सही तरीके से एनालाइज करके इसके लिए
कोई लाहेमल अख्तियार करना चाहिए। सफ़ी साहब, आप समझते हैं कि जो कहा जा रहा है कि जो बाइडन की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट उनका अपना बयान नहीं है, बल्कि शायद किसी मुल्क को खुश करने के लिए ये बयान दिया गया है, या फिर नवंबर में आइंदा महीने जो इनके मिड टर्म इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो फिर उसकी कोई भी एक ये कड़ी हो सकती है, कोई इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा हो सकती है कि जो उनको मज़ीद इसमें वोट्स मिल जाएँ इस तरह की बात करने से। क्या समझते हैं आप, क्यों कहा जो बाइडन ने इस तरह का बयान क्यों दिया? देखिए, ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि अमेरिका बड़े इत्मीनान से जो अमेरिकन एनालिस्ट हैं और जो उनके तजिया निगार हैं मुख्तलिफ, वो एक जो चीज़ का जवाब नहीं दे पाते, जो चीज़ उनकी समझ में नहीं आती, उसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी करके डिसरिगार्ड कर देते हैं। तो मैं भी इसलिए इनको ये कहूँगा कि ये चीज़ें जो हमारे लिए डिस्ट्रैक्शन क्रिएट की जा रही हैं, कि ये उनके इलेक्शन हो रहे हैं और उनके और दूसरे कंसर्न है, नहीं, हमें किसी चीज की तरफ नहीं देखना है। हमें बिल्कुल क्लियरली ये चीज देखना है कि पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है, उसके लिए यूएस का जो पॉलिसी थी और है, वो यही है कि इनको किसी तरीके से डीन्यूक्लियराइज किया जाए। और अभी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसको मजीद हवा देकर एक कॉन्फ्रंटेशन के जुमरे में लाया जाए, जहां पर जो जैसे अमेरिका ने जब अफगानिस्तान में ऑक्यूपेशन की थी, उस वक्त से उनकी कोशिश थी कि जो सिविल वॉर है अफगानिस्तान की, वो स्पिल ओवर होके पाकिस्तान में आ जाए, ताकि पाकिस्तान के लिए हम फिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से रेजोल्यूशन ले कि यहाँ पर सिविल वॉर हो रही है, तो हम न्यूक्लियर एसेट्स पे कब्जा करेंगे। तो ये बेसिक मकसद यही है, डीन्यूक्लियराइजेशन पहला मकसद है। और नंबर 2 मकसद ये है कि बल्कनाइजेशन, जब ये कर लेंगे तो फिर पाकिस्तान को वेरियस हिस्सों में तकसीम करना चाहते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की जो अभी प्रेजेंट कन्फिग्रेशन है, आप ये सोचे, पाकिस्तान इज द 6th लार्जेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी अबाउट मोर देन 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स, एंड अगर इसमें इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ जाए और ये इंडिपेंडेंट फैसला करना शुरू कर दे, तो ये उनके लिए काबिल कबूल नहीं है। तो ये कभी भी आपको उस लेवल पे नहीं आने देंगे, और उसी के मद में ये इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी जो क्रिएट की जा रही है थ्रू आईएमएफ, और ये तमाम ये सब उसी का सिलसिला है कि आपको इकोनॉमिकली इतना लंगड़ा लूला कर दें कि आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, और आप उनकी तरफ देखें तो वो आपको अपनी मर्जी के हिसाब से पैसे भी देंगे, फिर आपसे कहेंगे भी ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, और इसको नहीं, ये न्यूक्लियर एसेट्स आप अपना गिव अप कीजिए। तो बेसिक मकसद दोनों तरफ से यही है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इकोनॉमिक डिफॉल्ट, दोनों का मकसद एक ही है, और मकसद ये है कि किसी तरीके से आपको डीन्यूक्लियराइज किया जाए। रद्द अमल क्या देखते हैं आप, जो तासुर पैदा करने की कोशिश की गई है जो बाइडन के इस बयान से, तो जो वज़ीर ख़ारजा का बयान सामने आया, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का बयान सामने आया, इस वक्त इमरान खान ने भी इसको खासा जो है वो इसके ऊपर तनकीद का इजहार किया है, तो ये तमाम तर चीज़ें आप देखते हैं कि काफ़ी होंगी उस तासुर को ज़ायल करने के लिए जो बाइडन के बयान से कायम हो रहा है, और कितना कामयाब देखते हैं पाकिस्तान के रद्द अमल को? क्या महज ये काफ़ी है जो कुछ कहा गया? देखिए, बिलावल भुट्टो का जो रद्द अमल तो ना होने के बराबर ही है। वो जो जो उन्होंने कहा है, नहायत ही मजाक की गुफ्तगू की है, और जो स्टेटमेंट दिया है, आई थिंक इट इज एब्सोल्युटली शेमफुल कि आप फॉरेन मिनिस्टर की हैसियत से आप उनके इस स्टेटमेंट को जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वेरियस उज़्र पेश कर रहे हैं, और उसको दूसरे पैराई में देखने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक कि शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, उन्होंने उनका भी स्टेटमेंट मैंने पढ़ा है, देखा है, उसमें भी क्रिटिसिज्म जरूर है, और उन्होंने इस चीज का इरादा किया कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स है बिल्कुल महफूज है, लेकिन फिर भी जो कंडेमनेशन होने चाहिए, जिन लफ्जों में इसकी मजम्मत होनी चाहिए, वो सिर्फ एक ने की है, वो इमरान साहब ने की है, और बड़े वाज़ेह अंदाज में की है, जैसे वो हमेशा करते हैं। तो मैं समझता हूँ। बहुत शुक्रिया। कैप्टन रिटायर्ड अदीब सफ़वी हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की अमरीकी सदर जो बाइडन के पाकिस्तान के हवाले से दिए गए एक बयान के हवाले से। गो के एक तकरीब थी, निजी तकरीब थी, फंड रेज़र था ये, जहाँ पर ये बयान दिया गया, लेकिन चूँकि पाकिस्तान के लिए ख़ासा अहमियत का हामिल है ये बात कर लेना कि पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज नहीं हैं और कोई भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, लिहाजा इसको ख़ासा जो है बयान को तशवीशनाक बयानिए में देखा जा रहा है। कुछ बातचीत करेंगे पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से, जिसका बड़ा ताल्लुक़ इस वक्त हम देखते हैं कि अमरीकी करेंसी डॉलर
के इस्तेहकाम के हवाले से है। तो पाकिस्तान में डॉलर की कम होती हुई कीमतें या सस्ता होता हुआ डॉलर कितना खुशकुन साबित हो सकेगा, इस पर कुछ गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम फोरसाइट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। कुछ अब बात कर लेते हैं पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर यानी कि अमरीकी करेंसी की कम होती हुई कीमतों के हवाले से। इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर माशियात अतीकुर रहमान। बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपने वक्ती असर प्रोग्राम के लिए। किस तरह से देखते हैं अतीक साहब आप इसाक डार की वापसी को पाकिस्तान में बहैसियत वज़ीर ख़जाना, और डॉलर की कीमत में जो कमी नज़र आ रही है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के माशी इशारियों में ये बेहतरी को ज़ाहिर करता है? बहुत शुक्रिया सबीन आपका। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मुल्क में अफवाहें बड़ी गर्दिश करती हैं हमारे। ये जो डॉलर का ऊंची उड़ान और रुपये का नीचे डिक्लाइन होना बार बार और श्रिंक होना, ये सब स्पेकुलेशन की वजह से हो रहा था और स्ट्रिक्ट कंट्रोल नहीं था हमारे पास। स्ट्रिक्ट कंट्रोल हो तो कभी भी इस तरह की सूरत हाल नहीं हो कि रुपये इतना शेड होता रहे, इतना श्रिंक होता रहे और डॉलर इतना राइज करे। ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल को लूज किया हुआ था। दूसरी बात यह है कि स्पेकुलेशन बहुत है, अफवाहें बहुत है, इसने हर चीज को गड़बड़ करके रखा। अब आप देखिए ना कि जो प्रेजेंट सूरत हाल है उसमें रुपये की जो रिसेंट अप्रिसिएशन है और उसका जो रन है ऊपर की तरफ, वो शॉर्ट लिव्ड लग रहा है। और शॉर्ट लिव्ड इसलिए लग रहा है कि इसके बहुत सारे रीजंस है और बड़े जेन्युइन रीजंस है। हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो दिन पर दिन कम होते चले जा रहे हैं और देखिए फिगर्स वगैरह को अगर हम सामने रखें तो काफी डिक्लाइन हो चुके हैं फिगर्स। और इसमें फिगर्स की सूरत हाल ये है कि लगभग पाकिस्तान की जो इस वक्त फॉरेन एक्सचेंज के फिगर्स हैं वो अभी मेरे सामने नहीं आ रहे, अभी सामने आते तो मैं आपको बताता हूँ। वो काफी हद तक डिक्लाइन हो चुके हैं। और सामने फिर एक और चीज देखें कि वर्कर्स के होम रेमिटेंसेस भी हमारे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और इंटरनेशनल रिसेशन की वजह से और हुंडई से लोग भेजना शुरू हो गए और डॉक्यूमेंटेड अब उसको कर नहीं रहे हैं। फिर अमेरिका में उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बहुत हाई कर दिया है। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमारे वर्कर्स के होम रेमिटेंस भी डिक्लाइन हो गए हैं और फिर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी नीचे चले गए हैं और हमारे कर्जे भी इस तरह से बढ़ते चले जा रहे हैं। और फिर जैसे मैंने आपको कहा कि अफवाहें, स्पेकुलेशंस और लैक ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल जो है वो नहीं है। तो इस सूरत हाल में रुपये का एप्रिसिएशन जो है ना वो कमजोर पड़ गया दोबारा से और डॉलर फिर दोबारा राइज करने लगा। ये स्ट्रिक्ट कंट्रोल होगा तो इंशाल्लाह ताला ये सारी सूरत हाल कंट्रोल में आ जाएगी। किसी के साथ किसी का इससे ताल्लुक नहीं है। अतीक साहब, इसहाक डार की बतौर वजीर खजाना वापसी हुकूमत और मईशत के लिए किस तरह से फायदेमंद है और क्या अब तक इसके फवायद आपको नजर आ रहे हैं? मैं एक ऐसा तजिया निगार हूँ जो मैं चीजों को लिंक नहीं करता, फैक्ट्स पे बात करता हूँ। मैंने आपको फैक्ट्स बता दिए कि ये 4-5 फैक्ट्स जो मैंने आपके सामने बयान किए यही इसके रीजन है और इसके अलावा और कोई रीजन नहीं है। एंड इट इज वेरी सॉफ्ट एंड सिंपल, इसमें कोई बहुत प्रेशर लेने वाली चीजें नहीं है। क्या लगता है आपको कि यार डॉलर की कीमत में कमी से किसी बड़ी माशी पेशरफ्त का इम्कान है? देखिए, जहां तक डॉलर की डिक्लाइनिंग या डॉलर की राइज होती है तो हमारा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि हमारे पर डेट बर्डन बहुत है, कर्जा बहुत है। जब डॉलर राइज करता है तो हमारा कर्जा बढ़ जाता है। हर हालत में हमको डॉलर को जो है ना वो रिड्यूस करना होगा और हर हालत में हमें कोई ऐसी स्कीम्स निकालनी होंगी, ऐसे स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स करने होंगे। इसमें सबसे अहम किरदार जो वो स्टेट बैंक का, जो कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, उसको कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ये डॉलर जो है वो अपने आपे में रहे और बेआपे ना हो और रुपये को जो है वो स्ट्रेंथ मिले। क्योंकि हमारी लोकल करेंसी अगर डिक्लाइन होती रहेगी इसी तरह से और इस तरह श्रिंक होती रहेगी तो इसका बहुत ज्यादा असर हमारे डेट्स पे पड़ेगा। जो डेट्स आगे इतने ज्यादा हैं वो मजीद बढ़कर और हो जाएंगे और उसमें एड बैक हो जाएगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास इस वक्त अगर हम लोकल डेट्स को ले लें, मैं आपको बताता चलूं तो उसके फिगर्स भी मेरे पास हैं और वो ये है कि डोमेस्टिक पब्लिक डेट जो हमारा जो 30 जून को मेरे पास फिगर आया था 2022 में वो तकरीबन 31.3 ट्रिलियन रुपीस है और एक्सटर्नल डेट जो है वो 88.8 बिलियन डॉलर है। तो अगर हम ये डॉलर बढ़ता रहा इसी तरह तो हमारे डेट्स भी बढ़ते चले जाएंगे। कॉस्ट ऑफ कमोडिटी, इंपोर्ट पे इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है और इसका सबसे बड़ा फर्क कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल हम सारा इंपोर्ट करते हैं, उस सब का सब महंगा होगा तो आम आदमी पर इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। डॉलर का महंगा होने का मतलब ये है
कि महंगाई का बढ़ना, चीजों का बढ़ना। होना क्या चाहिए कि हम जहां बात कर रहे हैं इस बात की कि डॉलर को कंट्रोल करें और ये फॉरेन करेंसी, ये हमारी अपनी करेंसी नहीं है, हमें अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए जो सबसे बड़ा मेरा मशवरा होता है वो ये होता है कि आपको रीजनल ट्रेड पे जाना चाहिए और आपको अपने लोकल करेंसी के थ्रू डील करने की कोशिश करनी चाहिए। आप अपनी लोकल करेंसी के थ्रू डील कर सकते हैं, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। दुनिया में बहुत सारे मुल्क हैं जो आपस में एक दूसरे की करेंसीज के साथ डील कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वक्त ये है कि हमको अपनी किस तरह अपने एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाना है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाना है, अपने कर्जों को कम करना है, अपने ऊपर जो लाइबिलिटीज हैं उनको ऑफलोड करना है। अब ये सिर्फ कह देना कि डेट्स माफ कर दिए जाए या इनका मॉरिटोरियम दे दिया जाए या इनको डिले कर दिया जाए या इनको डेफर्ड कर दिया जाए, ये इसका सोल्यूशन नहीं है। हमें बिल्कुल कर्जों से पाक होना है और उसका एक ही तरीका हो सकता है कि हम किसी तरह अपनी करेंसी को मजबूत करें। क्योंकि आप करेंसी पे ज्यादा बात करेंगे तो लिहाजा मैं करेंसी को ही बेस बनाकर आपको सारी चीजों के फैक्ट्स एंड फिगर्स बताने की कोशिश करूँ। जिस तरह बात कर रहे हैं आप पेट्रोल की कीमतों के हवाले से और हम बात कर रहे हैं कि जी तेल की कीमत का डॉलर से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब इसमें इजाफा होता है यानी पाकिस्तान में डॉलर की कीमतें ऊपर जाती हैं, इसमें महंगाई होती है, तो फिर तेल की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। अब महंगाई तो कंट्रोल हो नहीं रही, डॉलर सस्ता हो चुका है, तमाम तो वो अशिया जिनकी कीमतें डॉलर के साथ बढ़ी थी वो कम नहीं हो पा रही हैं, बल्कि अशिया खुरोनोश की कुछ चीज़ों की कीमतें ऐसी हैं जो मुस्तहकम हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मैं अपनी नाक़िस राय में जो कुछ समझ पाता हूँ वो यही है कि जो फ्यूल की कॉस्ट है उसका कोई ताल्लुक ये डॉलर से नहीं है। डॉलर एक करेंसी है जो अपने हिसाब से बढ़ती घटती है और उसका असर इकोनॉमी पे पड़ता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि महंगाई बढ़ जाती है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है और हमारे कर्जे बढ़ जाते हैं। ये एक अलग सब्जेक्ट है। जहां तक फ्यूल की बात है, फ्यूल की कॉस्ट जब बढ़ती है तो उससे हमारा इलेक्ट्रिसिटी का बिल बढ़ जाता है। आप देखें हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल इतना ज्यादा, इट इज हाईएस्ट टैरिफ, वन ऑफ द हाईएस्ट टैरिफ इन द वर्ल्ड। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि आम आदमी बहुत परेशान है। हाउस होल्ड का पर तो असर पड़ ही रहा है, इंडस्ट्रीज भी बंद होना शुरू हो गई, इंडस्ट्रीज पे भी इसका बहुत बड़ा होना। ये चाहिए कि जो टैरिफ्स है हमारी, उनको में जो डिफरेंट किस्म के टैक्सेस लगाए गए हैं, सेल टैक्स और टैक्स और तीसरा टैक्स और ये वाली ड्यूटी और वाली ड्यूटी, सबको ऑफलोड करके जितना जल्दी हो सके इसकी कैपेसिटी को मजबूत किया जाए और इसकी टैरिफ को कम किया जाए, ताकि एक हाउस होल्ड यानी एक आम आदमी इस टैरिफ को बर्दाश्त कर सके। अभी तो हो रहा क्या है कि एक आम आदमी का जो बिजली का बिल है वो उसकी तनख्वाह से ज्यादा है। कभी कभी तो वो उस बिल को हाथ लगाते हुए भी डरता है कि हो सकता है वो उसको पे ही ना कर पाए। और जब इस तरह की टैरिफ होगी तो यही सूरत हाल होगी और 80% लोग नहीं पे कर पाएंगे। तो टैरिफ को अनलोड करना होगा। फ्यूल की कॉस्ट की वजह से हम पर लोड आता है हमारी एनर्जी की कॉस्ट का। ये दोनों आपस में मिक्स है, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे पावर प्लांट्स फर्नेस से चलते हैं, ऑयल से चलते हैं। हमें इसमें अगेन एक सबक मिलता है और एक बात आती है कि हमें अपने ऑल्टरनेट एनर्जीज की तरफ भी देखना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ देखना चाहिए, सोलर पे जाना चाहिए, उसका बहुत आसान कर देना चाहिए और विंड एनर्जी की तरफ जाना चाहिए। ये तमाम चीजों का मसले का हल हमारी होशरबा महंगाई और होशरबा महंगाई में होशरबा इलेक्ट्रिक के बिल्स हैं, जिनको पे जो कुछ टैक्सेस लोड किए गए हैं उन टैक्सेस को भाई कहीं और लेके जाओ, उन टैक्सेस को अनलोड करके बिजली को सस्ता करो। जब बिजली को आप सस्ता करेंगे तो लामहला प्रोडक्शन होगी, लामहला इंडस्ट्री चलेगी, लामहला एक एक इंडस्ट्री से जुड़े हैं सैकड़ों एसएमईज अपना काम कर सके और एक एक एसएमई से जुड़े हैं सैकड़ों कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये पूरा एक साइकिल है, ये पूरा का साइकिल जो है सेव होता है इससे। अब अगर बात की जाए इन चीजों से मुकाबला कैसे करना, तो आप देखिए इंटरनेशनल इन्फ्लेशन भी बहुत हाई हो रहा है, इंटरनेशनल रिसेशन भी बहुत आ रहा है। वहां से रेमिटेंसेस ना भेजने की एक वजह ये भी है कि वो चीजें अर्न नहीं कर पा रहे, उतना स्पेंड नहीं कर पा रहे, उतना अपना सेंड नहीं कर पा रहे। तो ये सारी चीजें दुनिया में भी इस किस्म की कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। लेकिन हमें देखना ये है कि हम अपनी इकोनॉमी को कैसे सेव कर सकते हैं और अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए हमारे पास सबसे बेहतरीन और मौसर रास्ता ये है कि हम अपनी एनर्जी के टैरिफ्स को किसी तरह भी हो कुछ भी करें, कहीं और ले जाए इस लोड्स को, वो टैक्सेस को और भी तो टैक्सेस है, 10,000 किस्म के टैक्सेस डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करें तो वहां ले जाए। लेकिन एनर्जी के बिल को सस्ता करें ताकि एक आदमी सो सके, कमा सके, और जब वो कमाएगा तो वो फिर आपके जो दूसरे टैक्सेस हैं उनको भी पे कर सके। दिस इज वेरी इजी और ये रोड मैप है जो मैं अभी आपसे डिस्कस कर रहा हूँ।
कि एनर्जी के टैरिफ्स को आपको कम करना है। एनर्जी के टैरिफ्स को आप कम करेंगे, ला मोहल्ला इसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, ला मोहल्ला इसकी प्रॉफिट बढ़ेगी, ला मोहल्ला ये टैक्सेस ज्यादा दे सकेगा, ला मोहल्ला ये टैक्सेस किसी और सेक्शन में दे सकेगा। लेकिन अगर आप एनर्जी की कॉस्ट को और इस टैरिफ को इसी तरह लेके चलेंगे तो फिर एक बहुत नामुमकिन सी इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिसको आप इकोनॉमिक चार्टर में डिस्कस करें, चाहे किसी तरह भी जाकर डिस्कस करें, आखिरी हल यही है कि आप किसी तरह अपनी एनर्जी की कॉस्ट को कम करें। अतीक साहब, दुनिया भर में डॉलर आलमी करेंसियों के खिलाफ मजबूत हो रहा है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं बरतानवी पाउंड्स, यूरो की, अगर हम बात करें जापानी येन की, अगर हम बात करें, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि डॉलर की कीमत खासी महंगी हो रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। तो क्या डॉलर की कीमत ऐसे वक्त में मजीद कम हो सकती है जब आलमी मार्केट में डॉलर मजीद मजबूत हो रहा हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये सब आर्टिफिशियल है एंड दिस इज टेम्पररी। ये कोई मुकम्मल चीज नहीं है। हमारे डॉलर को 200 से नीचे आना चाहिए और वो लामोहल्ला एक ना एक दिन जरूर आएगा। आप देखें अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रीज को, जो उन्होंने 19 पॉइंट समथिंग का टैरिफ की कंसेशन दी है, तो उसमें पता चलता है, इस बात से इसका अंदाजा होता है, अगर आप इस कैलकुलेशन पे जाएं कि इस कैलकुलेशन के तहत आपको 200 से नीचे डॉलर आता नजर आ रहा है, और उसको वो छेड़ेंगे या नहीं, इसे नहीं छेड़ेंगे कि फिर ये इंडस्ट्रीज की जो फैसिलिटीज हैं और ये जो इन्होंने सब्सिडीज ली हैं अपने ऊपर, तो सब्सिडीज भी बढ़ जाएंगी और फिर ये वाली फैसिलिटी रहेगी नहीं। पिछली गवर्नमेंट ने भी ये वाली सब्सिडी दी थी, इसको कंटिन्यू कर रहे थे। इस गवर्नमेंट ने भी ला मोहल्ला फिर आखिर में जाकर तय किया कि किसी तरह ये सब्सिडीज दोबारा क्रिएट की जाए और ये कंसेशन 5 अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्रीज को, जीरो रेटेड इंडस्ट्रीज जिसको मैं अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री कहता हूँ, इसकी मैं इसलिए कहता हूँ अपॉर्चुनिटी इंडस्ट्री कि व्हाई ओनली दीज इंडस्ट्रीज, आपकी और भी तो इंडस्ट्रीज हैं। फॉर एग्जाम्पल मोटरसाइकिल इंडस्ट्री क्या करे, फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल इंडस्ट्री क्या करे, फॉर एग्जाम्पल दूसरी और बहुत सारी 10 किस्म की इंडस्ट्रीज है, लार्ज स्केल स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। आप उनको 55 रुपए के रेट पर, फिर वही एनर्जी टैरिफ की बात आ गई कि आप उस रेट पर आप उस इंडस्ट्री को चलाएंगे, आप उन्हीं टैरिफ से उस इंडस्ट्रीज को चाहेंगे। वो इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती इस टैरिफ को, वो उसका कॉस्ट नहीं आती, वो किसी तरह इक्विलिब्रियम नहीं बना पाते, वो किसी तरह अपने रॉ मटेरियल की कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं बना पाते, वो किसी तरह मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्रिएट नहीं कर पाते। एक चीज जो 80 रुपए की मिलती थी, मांगना मैंने कि इन्फ्लेशन है वो 180 रुपए की होगी, लेकिन अब आप उसको 380 रुपए की कर दो तो वो तो 5 से 12, अगला बोले भाई मैंने नहीं खरीदा, तो उसकी इंडस्ट्री तो ऐसे ही ऑटोमेटिक बंद हो जानी है। तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इजी करने के लिए जरूरी है कि हम इन चीजों पे ध्यान दें जिस पर मैं बात कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और हमने कुछ बातचीत की पाकिस्तान में अमरीकी करेंसी की कम होती हुई कीमतों के हवाले से, और हमने कुछ बातचीत की कि पाकिस्तान में डॉलर की जो कीमतों में गिरावट हमें नज़र आ रही है, जिसको कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की करेंसी इससे मुस्तहकम हो रही है, लेकिन उसको आवाम को इन तमाम तर चीज़ों के क्या असरात हो रहे हैं, उन पर किस तरह का बेनिफिट्स मिल पा रहे हैं, ये हम नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि लोगों का ये कहना है कि महंगाई में इजाफा करते हुए ये कहा जाता है कि चूँकि डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं, लिहाजा तमाम तर चीज़ों की अशिया पर इसका असर आएगा, कीमतों पर इसका असर आएगा। अब इनकी कीमतें कम होने के बाद ये अशिया कम क्यों नहीं हो पा रही हैं, कम कीमत क्यों नहीं हो पा रही हैं, और इसकी महंगाई में कमी क्यों नहीं हो पा रही है, इस पर हमने कुछ बातचीत की। आज के इस प्रोग्राम के लिए इतना ही। अगले हफ्ते एक और मौजू के साथ हाजिर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीन नवाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।